के अंदर आएंगे और ध्यान दीजिए कि इस पहले यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं या एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है आपका कूलॉम का नियम, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वही दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एकल बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाती है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाती है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। और आप सभी लोगों के लिए बेटा एक खुशखबरी है, न्यूमेरिकल, ठीक है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बहुत जल्द हम आपका सॉल्व करवाने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा जो है वो न्यूमेरिकल खत्म किया जाएगा। जो भी चैप्टर उठाएंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और एक ही वीडियो में आपके सारे चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग सेशन को शेयर करते रहना, सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है, ठीक है। कितने बल लगते हैं, 2 वैद्युत बल कार्य करते हैं, एक दूसरी दिशा में तो दूसरा जस्ट उसके अपोजिट दिशा में, जिसकी वजह से उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। तो वही पूछा है, लगने वाला बल आघूर्ण, ये आपके एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है। इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है गॉस का नियम व उसके अनुप्रयोग। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां से बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, गॉस के नियम से क्वेश्चन पूछा ही गया है। या तो गॉस के नियम पूछ लिए गए हैं या फिर उसके अनुप्रयोग पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अभी पिछली साल का पेपर अगर आप उठा के देखो ध्यान से तो उसमें जो है गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति पूछी गई है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये टॉपिक किसी भी कीमत में जो आपको बताए जा रहे हैं ये छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे से तैयार करना और इसको नोट करते चलना। एक कॉपी ले लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से अलग से इसको नोट करते चलो। अगला है आपका वैद्युत विभव। अब यह वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण भी निकाला जा सकता है, एकल बिंदु आवेश के कारण भी निकाला जा सकता है। तो अगर हम एकल बिंदु आवेश के कारण बात करें तो क्या होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये एकल बिंदु आवेश के कारण होता है। और यही अगर हम द्विध्रुव की बात करें, द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तो वैद्युत विभव मिलता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो अच्छी स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, बी एक्सिस पे क्या हो जाता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², ठीक है। तो ये चीज जो हो जाता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे देखिए, अगला है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक। इसके लिए आपको सूत्र निकालना है, यानी U का मान बताना है। ये डेरिवेशन में आता है आपके, ठीक। चलिए अगला है संधारित्रों का समायोजन और समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ संधारित्रों के समायोजन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर जो है आपका 3 है और चैप्टर नंबर 3 आप जान रहे हैं क्या है बेटा, वैद्युत धारा। क्या है, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति पूछी जाती है, ठीक है, ज्यादातर। और इसके साथ साथ कभी कभी ओम का नियम ना पूछ करके सीधे ये चीज पूछ लेता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन पूछता है, तो वो भी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम बात करें प्रतिरोध की,
तो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन भी पूछता है और प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध जो है हमारे किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे बेटा देख रहे हैं सभी लोग बेटा सेशन को शेयर करते रहना, जिससे से ज्यादा बच्चे सेशन में जुड़ते जाएं। चलिए आगे बात करें, सेल का विद्युत वाहक बल। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, और ये बेटा आपके इस बार यानी कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपके सिलेबस में ये ऐड हुआ है। इससे पहले जो है 2023 में ये सिलेबस में आपके नहीं था, तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि 2023 में ये आपके सिलेबस में नहीं था और इस बार इसको ऐड किया गया। यानी पहले था जो कोविड में जो आप 30% रिड्यूस रहता था ना, तो उसी 30% में ये भी निकल लिया था। ठीक है, अब वापिस से जो है आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, कम बैक कर लिया, गब्बर इज बैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किरचॉफ का नियम। अब ये बेटा किरचॉफ का नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर डेरिवेशन नहीं पूछता तो न्यूमेरिकल 1-2 जरूर दे देता। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रतिरोधों से संबंधित जरूर दे देता है। अगर आप उसमें किरचॉफ के नियम से सॉल्व करें तो तुरंत सॉल्व हो जाता बहुत आसानी से। ठीक है, तो अगर आप नियम जानते रहेंगे तो इससे आपके दो फायदे हैं। एक तो अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा तो खटाक से उसको करोगे, और दूसरे नंबर पर इस पे जो क्वेश्चन आता है उसको तुरंत सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला है आपका व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था के लिए क्या होता है भाई, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, यानी कि P/Q बराबर R/S। अब इसमें से 4 के चारों हमारे प्रतिरोध हैं, बस फर्क इतना है कि इसमें से 3 के मान, ठीक है, 3 के मान ज्ञात होते हैं। ठीक है, और एक आपका अज्ञात होता है, और एक क्या होता है, अज्ञात होता है। तो जो अज्ञात होता है उसी का हम लोग इसकी सहायता से मान निकालते हैं। ठीक है बेटा, एकदम बेटा सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सेशन कहीं पे भी बेटा मत छोड़ना और इसको नोट करते चलना। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक बताए जा रहे हैं इन सभी टॉपिक को बुक में या कॉपी पे, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला है यूनिट नंबर 3, यानी कि ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से देखो बेटा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके बायो-सेवर्ट का नियम बनता है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या चीज है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है और इस पे डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो क्या होता है भाई, dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे R²। यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, सिंपल, इसी को प्रूफ करना रहता है। दूसरा अगर इसमें देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है एम्पियर का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम और इसके अनुप्रयोग भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अनुप्रयोग से बेटा भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, और ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, बाई प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा। आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं, खंभों पर अगर आप देखते हैं तो खंभों पे क्या होता है, पोल पे तार तो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन बीच में वो जाके थोड़ा पास पास आ जाते हैं। तो भैया पास पास क्यों आते हैं, क्या कारण है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, एक चुंबकीय बल लगता है। और वो चुंबकीय बल कैसा होता है, आकर्षण का होता है। तो जल्दी से बेटा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ ये आकर्षण का बल कब लगता है 2 तारों के बीच। ठीक है, आकर्षण बल कब लगता है और इसके साथ साथ प्रतिकर्षण कब लगता है, प्रतिकर्षण कब लगता है। ठीक है, आकर्षण का बल कब लगता है और कब प्रतिकर्षण का बल लगता है। बेटा सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हमारे साथ 381 बच्चे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से थोड़ा सा और शेयर कर दो जिससे हम लोग कम से कम 400 की संख्या तो पार कर ही जाएं। इतना तो बच्चों आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम किसी धारावाही चालक को रख दें तो भैया कितना बल लगता है, अब बराबर I
बी एल साइन थीटा, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, ये लगता है कि धारावाही चालक पर बल, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस द्विध्रुव पर बेटा कितना वैद्युत बल आघूर्ण लगता है। अब ये द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है। कौन सा द्विध्रुव है? चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव देखा ना आपने, कैसा होता है भाई? अरे वही दंड चुंबक NAS, जिसमें एक सिरा उत्तरी होता है, दूसरा सिरा दक्षिणी होता है। तो एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, तो द्विध्रुव, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, एक ये थ्योरी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तीनों में अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो भैया तीनों में अंतर बहुत आसान है लिखना और बहुत, ठीक है, सरल भी है। चलिए आगे देखें, अगली यूनिट नंबर